there, I am here with unit number 7, Dual Nature of Radiation and Matter. Our today topics are photoelectric effect, Hertz observation, Lenard observation. After that, we will be study about Einstein photoelectric equation. So, let's start our today lecture with photoelectric effect. You know that. What do you mean by emission of electrons? मैंने वहां पे आपको ऐसे बताया था कि अगर कोई मेटल का सरफेस है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर निकलने लग जाते हैं, उसको हमने कहा था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी प्रकार से अगर इसमें हम ये देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब होता है रेडिएशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई मेटल का सरफेस है तो जो ये मेटल का ये सरफेस है इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार से क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके ऊपर इस मेटल के सरफेस पे रेडिएशन आकर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। और जो ये रेडिएशन है इनकी सुटेबल वेवलेंथ है, मतलब इसमें वेवलेंथ तो क्या होता है, वेवलेंथ होगा मिनिमम एंड हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ऐसी रेडिएशन आकर इस मेटल के सरफेस पर टकरा रही है। जैसे ही ये रेडिएशन इस पे आएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें से इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इजेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इजेक्ट मतलब बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने बताई है कि अगर आपके पास कोई मेटल का सरफेस है और उसके ऊपर रेडिएशंस आकर इंसिडेंट कर रही हैं, उनकी सुटेबल वेवलेंथ है, तो यू नो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उससे हम क्या बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा जो फिनोमिना होता है उसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें आप लोग लिखोगे द फिनोमिना ऑफ emission of free electrons from surface of metal when suitable wavelength of radiation incident over surface of metal is called photoelectric effect। तो ये सिंपल सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, अभी मैंने आपको ये बताया, आप इजीली यहाँ से याद रख सकते हो। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी है, स्टडी उसमें है, उसके इफेक्ट भी है, वो हम आगे जो हमारे टॉपिक आएंगे वहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके ये बात हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हर्ट्ज ने इन 1887 एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। उस सेटअप में उन्होंने ऐसे देखा कि जो मेटल के स्पीयर्स हैं, जब उस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करती हैं आकर, तो यू नो दैट उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहां से भी हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। क्या था, प्लेट थी दो, ठीक है, और यहां पे इन्होंने दो ये मेटल के स्पीयर्स ही लगा दिए। अब इन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, इसको इंसिडेंट करवाई थी, इसको भेजी थी। तो यू नो दैट इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने स्टार्ट हो गए।
इस जो ये मेटल के स्फीयर से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए, तो वहां से हर्ट्ज ने यू नो दैट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको ऑब्जर्व किया, इसको डिस्कवर किया। तो हम ये बात यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसमें लिखोगे आप इन 1887 हर्ट्ज observe that when ultraviolet radiations are incident over surface of spherical metal bow, then free electrons of spherical metal surface are emitted such that Hertz discovered photoelectric इफेक्ट। ठीक है, तो आप यहां से ये बता सकते हो कि हर्ट्ज ने भी नो दैट फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसको ये डिस्कवर किया था जब जो मेटेलिक ये स्फीयर थे उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आकर स्ट्राइक कर रहे थे और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे। इसके बाद हम करते हैं लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नाउ लिनार्ड ऑब्जर्वेशन। लिनार्ड ने ऑब्जर्व किया था कि किस प्रकार से किसी भी सर्किट में रेडिएशन से इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो लिनार्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि दो इनके पास इलेक्ट्रोड्स थे, एक का ये नाम था कैथोड और एक है एनोड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसको एक सर्किट से ये यहाँ पे जोड़ दिया। अब जो ये कैथोड है इसके ऊपर सुटेबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसको इन्होंने इंसिडेंट करवाया। इसके ऊपर आई क्या, रेडिएशन। ये रेडिएशन आने के बाद इसके अंदर के जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इमिट होने स्टार्ट हो गए, और जो एनोड हमने ये दिखा रखा है यू नो दैट इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, उसको होता है चार्ज नेगेटिव और एनोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव। तो क्या होगा, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड द एनोड, और इससे जो ये सर्किट है उसमें यू नो दैट करंट बिगेन होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी को हम यहाँ पे क्या ये बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यही बातें हमने यहाँ पे ये लिखी हुई है। क्या है इसके अंदर, लिनार्ड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट light was allowed to incident on the surface of cathode electrode, then electrons are emitted by cathode and these electrons attract toward anode electrode. Thus electric current began to flow in the circuit and this current is called photoelectric current. सिंपल सी बातें बता रखी है कि जो रेडिएशन है वो कैथोड के ऊपर, कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर आकर इंसिडेंट करती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यू नो दैट टुवर्ड एनोड अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसलिए सर्किट में से करंट बिगिन मतलब फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने यहाँ पे ये देखा हर्ट्ज एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन में
किस प्रकार से अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करती हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ से हमको करंट मिल जाता है, यू नो। तो उसको हम ये क्या बोलते थे, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम यहाँ पे ये दिखाएं, ये मेटल है आपके पास, इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है वो आकर इंसिडेंट कर रही है, तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो मोशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे ये था हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज एंड लिनार। उसके ये बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, सो ये आप नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में तो हमने ये पढ़ाई था कि जो रेडिएशंस होते हैं उसका वेव नेचर होता है। यहाँ पे आइंस्टाइन ने दिखाया था कि जो रेडिएशंस होते हैं उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, वो पार्टिकल के ये जैसे मूव करता है। तो इनके इक्वेशंस में क्या था कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इनके अकॉर्डिंग जब भी फोटोन जो है मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करता है जाकर, तो जो उसकी एनर्जी होगी उस फोटोन की, उसमें से कुछ फ्रैक्शन जो है उस एनर्जी का वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटल की ये सरफेस में से निकलने के लिए लेंगे, और जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाएगी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के सरफेस में से निकले हैं वो आगे मूव करने के लिए ले लें। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, मान लो ये कोई मेटल है, मेटल का सरफेस है, ठीक है, इसमें है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे मान लिया क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें हम ऐसे ये मान लेते हैं कि इंसिडेंट कर रही है क्या, रेडिएशन, ठीक है, और ये फोटॉन्स है, ये जिसको कि हमने E = h के इक्वल हम ये लिखते हैं फोटॉन्स, ठीक है, और वो आकर इस पे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटल के सरफेस पे। तो जो मेटल का ये सरफेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है कि इस इलेक्ट्रॉन्स को इस सरफेस में से निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कुछ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को निकलने के लिए लगा देंगे, और यू नो दैट, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका वर्क फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, वो इक्वल होगा किसके, h न्यू नोट, डब्ल्यू नोट लिख सकते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग एनर्जी रह जाएगी वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं इसके ये साथ में चली जाएगी, जिसको लिखोगे आप काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक है, क्या लिखोगे इसको, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², मतलब जितनी एनर्जी यहाँ से आई वो दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो गई, एक वर्क फंक्शन में और जो रिमेनिंग थी वो काइनेटिक एनर्जी। बात आ रही समझ में, क्या मैंने बताया कि अगर फोटॉन्स जो हैं वो ये किसी मेटल के सरफेस पर जाकर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उस मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, और वो होगा h न्यू नोट के इक्वल। तो इसने ये कुछ एनर्जी यहाँ पे ही ले लिया, तो जो बाकी की एनर्जी रहेगी वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में जो निकल रहे हैं उसके साथ में चली जाएगी, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है, देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के अनुसार when a photon of energy h nu falls on the surface of metal, then some fraction of energy is observed by electron to come out of the surface of the metal are called work function or threshold energy। तो जो h nu ने इसको पर स्ट्राइक किया तो एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रैक्शन जो मेटल का ही सरफेस है इसने ऑब्जर्व ये कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया ना इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उसके ये बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है इज गेन बाय इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो बाकी एनर्जी रह जाएगी जो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो ले लेंगे, ठीक है।
तो इसका एक्सप्रेशन हम देखते हैं, हम करते हैं इसका। देखिए एक्सप्रेशन में आपके पास दैट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें जितनी एनर्जी जाकर स्ट्राइक कर रही थी उतनी ही दैट जब बाहर निकलती है तो इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पे इक्वल होगा E, मतलब जो एनर्जी जाके स्ट्राइक कर रही है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन W नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी जो इसमें से बाहर निकल, इसी के इक्वल होगा। ठीक है, जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी जा रही है। E किसके इक्वल है? H न्यू के, एंड W नॉट इक्वल है H न्यू नॉट के, और ये प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू नॉट माइनस H न्यू। कॉमन इसमें से क्या आ जाएगा? कॉमन इसमें से आ जाएगा H, और यहाँ रह गया न्यू नॉट माइनस न्यू। तो एक तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल होता है एच न्यू नोट माइनस न्यू। ठीक है, अगर मैं इसमें ये लिखूँ न्यू नोट किसके इक्वल होता है? वेवलेंथ के केस में नो दैट न्यू इज इक्वल होता है सी बाय लैम्डा के। सो हम इसमें लिखेंगे न्यू नोट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नोट एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। दोनों की अगर यहाँ पे मैं ये वैल्यू रखूँ तो मेरे पास देखो क्या है यहाँ तक 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू एच टी रहेगा, और इसके ये जगह आ जाएगा c बाय लैम्डा नॉट, और माइनस न्यू की जगह c बाय लैम्डा। कॉमन इसमें से आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू एच, c आ जाएगा बाहर, और यहाँ रहेगा 1 बाय लैम्डा नॉट माइनस 1 बाय लैम्डा। तो 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच सी 1 बाय लैम्डा नॉट माइनस 1 बाय लैम्डा। ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूं इफ वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल देन हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल हो जाता है किसके? ई वी नॉट। वी नॉट को हमने यहाँ पे क्या ही माना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है? आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट आएगा वहां पे हम ये देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। तो अगर वी नॉट को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल मानते हैं तो वो इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम दैट इसकी ये जगह ये रखे तो आपके पास और एक इक्वेशन हो जाएगी ई वी नॉट। ई ये वी नॉट इसके ये जगह हमने इसको रख दिया, इट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट माइनस न्यू के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके ये बाद आपको ये लिखना। इसके बाद देखिए अगर इसमें हम केस करें, केस नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ पे हम ऐसे मान लें कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी ये वैल्यू इस वाले से ज़्यादा है, तो ये सिंपल सी ये बात है कि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। अगर इसकी जो ये वैल्यू है इससे ये कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता। तो केस नंबर फर्स्ट, इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट, इसकी जो ये वैल्यू है इससे है ज़्यादा, तो क्या होगा? देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस मतलब वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और केस नंबर सेकंड में अगर ऐसा लिखे इफ जो ये वी नोट है ये ज़्यादा हो जाए किससे? इस वाले न्यू से, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा। तो दैट अगर इसकी अमाउंट अधिक हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ही नहीं सकता, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसमें लिखेंगे देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट cannot take place।
तो ये था आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से इसको ये समझिए। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और भी अगर आपको कुछ ये डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।